अच्छा, अपने माइक्रोफोन्स ऑफ रखें। जब आपने क्वेश्चन करना हो तभी आप अपने माइक्रोफोन्स ऑन कीजिएगा। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वंस अगेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एथेनॉल। एथेनॉल का इंट्रोडक्शन, बायो एथेनॉल प्रोडक्शन। तो ये क्या चीज़ है, ठीक है, इसके बारे में आज का हमारा सेशन है। तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। बायो एथेनॉल क्या है, बायो एथेनॉल की प्रोडक्शन कैसे होती है, फीड स्टॉक्स कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं बायो एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए। डिफरेंट फीड स्टॉक्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो बायो एथेनॉल हमारे पास आता है उसकी फ्यूल प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे आप गैसोलीन के साथ, ठीक है, जो आपका नॉर्मल गैसोलीन पेट्रोल होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बायो एथेनॉल बनाने के एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, फिर कुछ डिसएडवांटेजेस, फिर एक एथेनॉल की कंट्रोवर्सी है छोटी सी, वो हम देखेंगे। बायो एथेनॉल और बायोडीजल का कंपैरिजन है, और फाइनली फ्यूचर डेवलपमेंट्स। तो ये हमारे सब कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने इस आज के सेशन के अंदर डिस्कस करने हैं। तो वंस अगेन फॉर चेक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन विजिबल है और आवाज क्लियर आ रही जी सर। है? जी ओके, चलते हैं। अच्छा, जो एथेनॉल है ना, इसका जो केमिकल फार्मूला, नॉर्मली इथाइल अल्कोहल, इसको हम एथेनॉल कहते हैं, ठीक है, अल्कोहल फैमिली से है। अगर आप इसे विजुअली देखें, विजुअल करेक्टरिस्टिक्स क्लियर, आपके पास ट्रांसपेरेंट लिक्विड आएगा, कलरलेस, ठीक है। और इसका ओडोर होता है थोड़ा सा। आप जब सेपरेशन या मास ट्रांसफर की लैब करेंगे तो वहां पे आप एथेनॉल और वाटर को मिक्स करके इसकी सेपरेशन भी करेंगे। सेपरेशन कैसे करते हैं, बैच डिस्टिलेशन का जो है ना, आपके पास वो इक्विपमेंट पड़ा हुआ है सेपरेशन की लैब में। तो आपने वहां पे एथेनॉल को यूज करना है, मतलब 96%, 97% जो कमर्शियल ग्रेड है, उसको वाटर में मिक्स करना है, फिर उसकी सेपरेशन करनी है, ठीक है। कैसे बैच डिस्टिलेशन के अंदर पॉसिबल है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 46 ग्राम्स पर ग्राम मोल, ठीक है। तो यूनिट होते हैं आपके मॉलिक्यूलर वेट के। बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखें तो वाटर से कम है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 78.4 डिग्री सेल्सियस है, जो कि वाटर से कम है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं आगे, व्हाट इज बायो एथेनॉल। बायो एथेनॉल क्या है? एथेनॉल ही है, लेकिन अगर उसे फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू आप अचीव करें, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू आप उसे प्रोड्यूस करें, तो उसको हम नाम दे देते हैं बायो एथेनॉल, ठीक है। अब ये कहाँ किन किन चीजों से प्रोड्यूस किया जा सकता है? लाइक क्रॉप्स हो गए, आपकी कॉर्न है, छल्ली जो है, ठीक है, उससे प्रोड्यूस किया जा सकता है। शुगर केन है, उसके मोलेसिस से प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये दो इसके मेजर फीड स्टॉक्स हैं, ठीक है, दुनिया के अंदर। यहाँ से मतलब बायोमास ओरिजिन से। अब इनसे क्या मिलता है हमें? सेलुलोजिक बायोमास। और भी बहुत सारी, ये ट्रीज और ग्रास जो है, इसमें भी सेलुलोज होता है, इसमें भी स्टार्च और शुगर ही होती है, ठीक है। तो इनको भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कुछ करके तो फीड स्टॉक बनाया जा सकता है एथेनॉल के लिए, एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए। पर जो मेजर दुनिया में यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? आपके पास शुगर केन, ये कॉर्न, और ये जो पोटैटो है, पोटैटो को भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उससे हम जो है एथेनॉल बना लेते हैं, बायो एथेनॉल। अच्छा, अब ये इसका प्रोसेस क्या है इसको कन्वर्ट करने का? वैसे तो ये काफी पुराने टाइम से फर्मेंटेशन कर रहे हैं। एग्जाइमेज एग्जाइम एंजाइम यूज करते हैं। वो क्या करती है? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है एथेनॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। जाइमेज एंजाइम है। एक और भी एंजाइम है, इन्वर्टेज। वो आगे आपके रिएक्शन में आएगी। इन्वर्टेज एक्चुअली क्या करती है? स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करती है। तो ये दो एंजाइम्स यूज होती हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। अच्छा, अगर आपके यीस्ट के कल्चर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हो, तो वो रिएक्शन जो ग्लूकोज का होता है यीस्ट के अंदर के साथ, उसके अंदर जो है ना, ये कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस बन जाते हैं, जैसे पायरुवेट है। ये एथेनॉल तो बनता ही है, लेकिन ये पायरुवेट बन जाता है, जो क्या है, आपके पास एक पॉइजनस सब्सटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ठीक है। जो दुनिया भर में ये जो आपके पेट्रोल इंजन के अंदर ज्यादातर तो आपका पेट्रोल ही यूज किया जाता है, लेकिन एथेनॉल भी है जो एज अ सब्सटीट्यूएंट, बायो एथेनॉल भी है जो एज अ सब्सटीट्यूएंट फ्यूल आप यूज कर सकते हैं। बायो एथेनॉल जो है उसका ऑक्टेन नंबर गैसोलीन से ज्यादा होता है, ठीक है। ये आगे हम इसके प्रॉपर्टी टेबल में देखेंगे, इनका कंपैरिजन। उसका ऑक्टेन नंबर इससे ज्यादा होता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो गैसोलीन
की अच्छी होती हैं और बायोएथनॉल की अच्छी नहीं होती। अच्छा, ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जैसे ब्राजील हो गया, ठीक है, फिर इधर थाईलैंड मलेशिया वगैरह, ये बायोडीजल पे काम कर रहे हैं। ब्राजील में एथेनॉल पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है, वो एथेनॉल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। उनके वहां पे भी शुगर केन मतलब गन्ने की फसल बहुत ज्यादा होती है, जैसे पाकिस्तान इंडिया में है। और उनके वहाँ ये होता है कि जब वो अपनी कंट्री की शुगर रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद वो उससे एथेनॉल प्रोड्यूस करने पर एथेनॉल की तरफ ज्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी होती है। एथेनॉल जो है एक तो लुक्रेटिव है, ठीक है, इसकी प्राइस ज्यादा है, तो फार्मर्स फिर उसकी तरफ चले जाते हैं, शुगर इंडस्ट्री भी उसकी तरफ मूव कर जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जो बायोएथेनॉल की प्रोडक्शन है कैसे पॉसिबल है? शुगर से एथेनॉल, या स्टार्च से पहले शुगर बनाएंगे फिर उससे एथेनॉल, या फिर आपके पास सेलुलोज या हेमी सेलुलोज मटेरियल है उससे आप डायरेक्ट एथेनॉल बना सकते हैं। तीन वेज हैं। तो अगर तो कोई और तरह का मटेरियल है तो उससे पहले शुगर में कन्वर्ट कर, ठीक है, वरना ये जो डायरेक्ट शुगर है तो उससे आप एथेनॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बनाने का तरीका क्या है बायो एथेनॉल को? एक फर्स्ट तरीका जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कंसंट्रेटेड एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या आपने लिया जी 77% सल्फ्यूरिक एसिड लिया, आपने वो जो ड्राई बायोमास है जिससे आपने एथेनॉल एथेनॉल बनाना है, जिसमें से शुगर लेनी है एक्चुअली, अब उसकी शुगर की एक्सट्रैक्शन करनी है ना, बायोमास के अंदर तो और भी बहुत कुछ है, तो आपने उसमें से शुगर की एक्सट्रैक्शन करनी है। उस बायोमास के अंदर 10% तक मॉइस्चर है, उसमें आपने उसमें 77% सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। रेशियो क्या होगी? 0.25% एसिड और वन जो है वो 1 पोर्शन बायोमास और 1/4 एसिड, ठीक है, अंडर 50 डिग्री सी। अब क्या हुआ, आपने डाइल्यूट द एसिड टू अप्रोक्सीमेटली 30%, आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया और उसको इस मिक्सचर को 100 डिग्री सी तक फॉर एन आवर हीट किया। अब आपके पास एक जेल सा बन जाएगा, ठीक है, जो जिसको आप प्रेस करेंगे तो उसमें से एसिड शुगर मिक्सचर निकल आएगा, एसिड शुगर मिक्सचर। तो बायोमास से एक्चुअली हमने एसिड डाल के क्या किया, शुगर बना ली, एसिड शुगर मिक्सचर। अच्छा, अब इस एसिड शुगर मिक्सचर को आप क्रोमेटोग्राफी या आप डिस्टिलेशन के थ्रू किसी भी मतलब सेपरेशन टेक्निक के थ्रू एसिड को अलग कर लेंगे, शुगर को अलग कर लेंगे। तो अब जब आपके पास शुगर आ जाएगी, शुगर को आप जो है जाइमेज एंजाइम प्रोवाइड करेंगे और वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो सारा प्रोसेस दिया हुआ है, ये बायोमास से शुगर कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, ये पुराने वाला तरीका है डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपके सिंपलेस्ट एफिशिएंट मेथड है। 7% तक आपने सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाला, 190 डिग्री सी तक हीट कर लिया। अगर हेमी सेलुलोज है, ठीक है, फीड स्टॉक आपका क्या है, हेमी सेलुलोज बायोमास है, ठीक है। अगर वो रेजिस्टेंट सेलुलोज पोर्शन है उसमें, तो आप उसमें 4% सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, लेकिन उसका टेम्परेचर ज्यादा मतलब रखेंगे, ठीक है, और 215 डिग्री सी तक ले जाएंगे ताकि वो उसमें शुगर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये तरीके हैं दो, एक है आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड हाइड्रोलिसिस, एक है डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलिसिस, इसमें कम कंसंट्रेशन यूज होती है एसिड की। फिर वेट मिलिंग प्रोसेस क्या है, ये यूज होता है कॉर्न के लिए। जो आप छल्ली से जो है फर्दर आप शुगर लेना चाह रहे हैं, कॉर्न को आप पहले जो है वार्म वाटर में सोक करेंगे, उसके प्रोटीन्स ब्रेक हो जाएंगे, स्टार्च जो प्रेजेंट है कॉर्न के अंदर वो वाटर के अंदर रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, सॉफ्टनिंग द कर्नल फॉर मिलिंग प्रोसेस, आप उसको मिलिंग प्रोसेस के लिए उसकी जो स्किन है उसको फाइबर है उसको नरम कर लिया आपने पानी में डाल के वार्म वाटर में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल देंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उसमें से जो है ना स्टार्च प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देंगे। फिर वो स्टार्च प्रोडक्ट्स को आप शुगर में कन्वर्ट करेंगे इनवर्टेज एंजाइम डाल के, और जब शुगर में आ जाएगी तो फिर जाइमेज एंजाइम डाल के आप जो है उससे एथेनॉल प्रोड्यूस कर लेंगे। तो ये कॉर्न के लिए क्या करते हैं, अगर कॉर्न है आपका फीड स्टॉक तो आप वेट मिलिंग प्रोसेस यूज करेंगे। अच्छा, अभी एक ड्राई मिलिंग प्रोसेस भी है। ड्राई मिलिंग में क्या है, क्लीन एंड ब्रेक डाउन द कॉर्न कर्नल इनटू फाइन पार्टिकल्स, आप उसे जो है मतलब किसी क्रशर के अंदर डाल के उसके फाइन पार्टिकल्स बना लेंगे। फिर शुगर सोल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द पाउडर मिक्सचर इज ब्रोकन डाउन इनटू सुक्रोज बाय डाइल्यूट एसिड्स और एंजाइम्स। अब ये जो आपने फाइन पार्टिकल्स बनाए हुए हैं इनको आप किसी डाइल्यूट एसिड में या एंजाइम में डाल देंगे, ठीक है। एंजाइम में डालेंगे फर्दर जो है वो उसमें शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। यीस्ट इज एडेड टू फर्मेंट द कूल मिक्सचर इनटू एथेनॉल। अब वो यीस्ट डालेंगे जाइमेज जो है, तो वो आपके जो है क्या करेगी, उसको मिक्सचर को एथेनॉल में कन्वर्ट कर देगी। तो कॉर्न अगर आपके पास फीड स्टॉक है तो आप उसकी वेट मिलिंग भी कर सकते हैं, ड्राई मिलिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे यही दिया हुआ है, इन दोनों का कोई कंपैरिजन स्लाइड्स में नहीं दिया, लेकिन आपको लिटरेचर वगैरह में मिल सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये दो रिएक्शंस जो मैं बता रहा था, सबसे पहले अगर आपके पास सुक्रोज हो या स्टार्च हो, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला यही है C12H22O11।
तो आप उसे इनवर्टेज एंजाइम के अंडर जो है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। अब फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो है इसको फर्दर आप जाइमेज एंजाइम के अंडर जो है एथेनॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ये जो सेकंड रिएक्शन है, प्रोसेस रिक्वायर 3 days, इसको 3 दिन लगते हैं टू कंप्लीट, एंड इज कैरिड आउट एट अ टेम्परेचर ऑफ 50 to 300 डिग्री सी। किसी भी दरमियान में इसके इस टेम्परेचर के दरमियान आप इसे रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं। इसका टाइम जो है ऑलमोस्ट रफली 1 to 3 days के करीब करीब राउंड अबाउट है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये हम उसकी फर्मेंटेशन कर ली, एथेनॉल बना भी लिया, इसके अंदर जो है ना मॉइस्चर होता है, क्योंकि ये बायोमास ओरिजिन से आ रहा है, बायोमास के अंदर ओरिजिन होता है, मॉइस्चर होता है नेचुरली। तो इस वजह से आप जो एथेनॉल बनाते हैं उसके अंदर भी मॉइस्चर होता है, तो आप उस मॉइस्चर को रिमूव करते हैं कैसे? डिस्टिलेशन कर लेते हैं उसकी मिक्सचर की। तो जब आप डिस्टिलेशन करते हैं तो एथेनॉल का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कि वो 70 राउंड अबाउट 78 के करीब है, ठीक है। तो एथेनॉल आपके पास वेपराइज हो जाता है और वाटर जो है आपकी बॉटम स्ट्रीम में आता है मेजोरिटी, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी सेपरेशन कर लेते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि फीड स्टॉक्स कौन कौन से हैं, किस कंट्री में कौन सा यूज हो रहा है। ब्राजील में जो एथेनॉल बना रहे हैं बायो एथेनॉल, वो शुगर केन से। यूएसए में कॉर्न यूज कर लेते हैं, इंडिया में भी शुगर केन है, मोस्टली मोस्टली कॉर्न भी यूज होता है इन कंट्रीज में, लेकिन जो मेजर है यूरोप में वो व्हीट या बार्ले, ठीक है, यहाँ इससे एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पर जो मेजर प्लेयर्स हैं वो ब्राजील, यूएसए और इंडिया है, ठीक है। इन तीन के अंदर सबसे ज्यादा एथेनॉल प्रोडक्शन हो रही है दुनिया के अंदर। यूएसए तो मेरे ख्याल में करीब करीब पहुंच चुका है ब्राजील के, जितनी उनकी एथेनॉल प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है कुछ सालों के अंदर। अच्छा, अब फीड स्टॉक जाहिर बात है जिस कंट्री के पास जो अवेलेबल है वो वही यूज करेगा। एक तो अवेलेबिलिटी, ठीक है। फिर ईज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस प्लांट्स अवेलेबल। अब इनकी जो प्रोसेसिंग है वो इजीली पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी ऐसी है। अगर आप सिंपल ग्रेन्स या स्टेम्स ले लें, नीम के दरख्त की ले लें, कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, पर उसको जो है आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई और एंजाइम्स ढूंढनी पड़ेंगी, कोई प्रोसेस फर्मेंटेशन का थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो है तो वो भी फीड स्टॉक मटेरियल, लेकिन क्या है कि उसको जो है कन्वर्ट करना शुगर के अंदर, एथेनॉल के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये आपके जो है ना कॉमनली यूज फीड स्टॉक्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये भी डिपेंड करता है, अब शुगर केन जो है हर जगह नहीं हो सकता, ठीक है। यूरोप में पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए वो वहां पे शुगर केन यूज नहीं कर रहे, ठीक है। हमारे रीजन्स में शुगर केन है, हमारे पास मोलेसिस हैं, तो फिर हम लोग जो है इजीली जो है इसको एज अ फीड स्टॉक यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्टिविटी चल रही है कि लिग्नोसेलुलोजिक या वुडी मटेरियल है, इसको भी एज अ फीड स्टॉक यूज कर लिया जाए एथेनॉल के लिए। लेकिन क्योंकि ये है तो अबंडेंट, लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, हायर नेट एनर्जी बैलेंस है, ठीक है। पर और ग्रीन हाउस गैस कैसे सेव करेगा कि जो ये उतनी CO2 निकालेगा जितनी प्लांट ने अपनी ग्रोथ में एब्जॉर्ब की है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकता ना। आपने एक प्लांट लिया, ठीक है, उसको क्रश किया, उससे आपने शुगर एक्सट्रैक्ट की, तो इट मीन्स कि जो, और उसको उससे एथेनॉल बना लिया। अब उस एथेनॉल को जब बंद करेंगे तो वो उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा जितनी कि उस प्लांट ने एब्जॉर्ब की है एटमॉस्फेयर से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो इससे ज्यादा नहीं निकाल सकता। तो इस वजह से वो कुछ जो ऑथर्स हैं या जो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एथेनॉल जो है ना उसकी ग्रीन हाउस गैस इमिशन इस तरह नहीं है जिस तरह कन्वेंशनल गैसोलीन की या डीजल की है। तो वो इसकी इसकी ग्रीन हाउस गैस को ना इमिशंस को कम कहते हैं, ठीक है, उनकी निस्बत ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल समझा जाता है। आगे उसके बारे में भी डिस्कशन है। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च फ्रॉम शुगर कैसे होती है? अगर वीट है, ठीक है, अगर आपका वीट फीड स्टॉक है तो पहले माल्टिंग प्रोसेस होगा, ठीक है, फिर उसके बाद फर्मेंटेशन, फिर डिस्टिलेशन, फिर आपके पास बायोएथेनॉल आ जाएगा, ठीक है। अब ये माल्टिंग प्रोसेस क्या है इसकी यहाँ पे मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, या आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा। शुगर केन फीड स्टॉक होगा तो इस तरह चलेंगे। पहले शुगर केन क्रश किया, सॉल्युबल शुगर वॉश्ड आउट, ठीक है, शुगर केन रेजिड्यू आ गया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, जो शुगर आई है उसमें से फर्मेंटेशन के लिए आप यीस्ट एंटर कर दी और बायोएथेनॉल आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब
फीड स्टॉक फ्लेक्सिबिलिटी है। अभी तक जब भी हमने फीड स्टॉक की डिस्कशन की है, आप देख सकते हैं कि एथेनॉल जो है ना वो डिफरेंट ओरिजिन ऑफ फ्यूल, डिफरेंट किस्म के फ्यूल से भी बनाया जा सकता है। स्विच ग्रास से भी बनाया जा सकता है, शुगर केन से भी, कॉर्नफील्ड से भी। तो इसकी ना फीड स्टॉक की काफी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कई तरह के मटेरियल यूज कर सकते हैं एथेनॉल बनाने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम इस पे जाएंगे। ये चीजें वही हैं जो मेनली रिपीट हो रही हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ शुगर टू एथेनॉल। ये मोलेसेस वाली बात है, ये आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ये एक बेसिक डाटा दिया हुआ है आपको 2010 का। जो एथेनॉल प्रोड्यूसर्स हैं, ब्राजील उसमें लीड कर रहा था। और देखिए कि जो है थोड़ा ही डिफरेंट था यूनाइटेड स्टेट्स से, लेकिन अब मेरे ख्याल में शायद यूनाइटेड स्टेट्स इसे सरपास कर गया है। इंडिया भी है इसमें रेस में, ठीक है। बहरहाल ये दो जो है मेजर प्लेयर्स हैं जो एथेनॉल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आते हैं हम फ्यूल प्रॉपर्टीज, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, अब इस टेबल के अंदर देखें, ये बायोएथेनॉल है, बायोएथेनॉल की प्रॉपर्टीज हैं, ये गैसोलीन की है। क्योंकि बायोएथेनॉल भी गैसोलीन का सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज होता है, तो हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम जो कंपेयर करने जा रहे हैं वो है एनर्जी कंटेंट। तो ये एनर्जी कंटेंट यहाँ पे ये देखें, ये मेरा कर्सर आप लोगों को नजर आ रहा है बिलाल? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। यस सर, नजर आ रहा है। जी जी सर। अच्छा, मेरी स्क्रीन पे विजिबल है आप लोगों को? यस ओके। सर। अच्छा, तो ये देखें यहाँ पे, यस सर। ये लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, इसको ये एनर्जी कंटेंट है। अच्छा, ये है मेगा जॉल पर किलोग्राम, ठीक है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो है मेगा जॉल पर लीटर। अच्छा देखिए, बायो एथेनॉल का कम है, एट 15 डिग्री सी 21.2 है, और गैसोलीन का ज्यादा है। तो एनर्जी कंटेंट की बात की जाए तो बायो एथेनॉल में ऑलमोस्ट 70% होता है गैसोलीन के एनर्जी कंटेंट, मतलब कम होता है, 30% उसमें कम एनर्जी कंटेंट है, ठीक है। अगर सेम 1 लीटर की बात की जाए, 1 लीटर बायो एथेनॉल है, 1 लीटर गैसोलीन है, एट 15 डिग्री सी बन कंबस्टन करें तो आपके पास 1 लीटर गैसोलीन 31 मेगा जॉल दे रहा है, और बायो एथेनॉल कितनी दे रहा है? 21.2। कम एनर्जी आपको मिल रही है, ठीक है। तो एक तो इसमें ये इशू है, ठीक है। गैसोलीन इसमें सुपीरियर है इस प्रॉपर्टी के अंदर। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं रीड वेपर प्रेशर। ये एंड पे दिया हुआ है टेबल के, रीड वेपर प्रेशर, ठीक है। अच्छा, अब रीड वेपर प्रेशर बताता क्या है? मेजर फॉर द वोलेटिलिटी ऑफ अ फ्यूल, ठीक है, कितना आपका फ्यूल वोलेटाइल है। तो गैसोलीन का देखिए रीड वेपर प्रेशर एट 15 डिग्री सी बहुत ज्यादा है, 75 किलो पास्कल। तो इट मीन्स कि ये जो है ना बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है, वोलेटिलिटी इसकी ज्यादा है। आप अपने बाइक की टंकी खोलें, उसमें से जो है आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आना शुरू, नजर तो नहीं आएगा, वो उसमें से वेपराइज हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तो इसका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज? जो आपका बायो एथेनॉल है ना, ये लो वोलेटाइल है, इसका रीड वेपर प्रेशर कम है। अच्छा, कम होने से एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ इवेपोरेटिव इमिशन इन द एयर रिमेन्स रिलेटिवली लो। ये जो इस तरह आप ओपन रख दें तो एथेनॉल का जो लॉस है वो कम है, ठीक है। और इस वजह से इसका जो रिस्क ऑफ एक्सप्लोशन है वो भी गैसोलीन से कम है। क्यों गैसोलीन इतना खतरनाक या फ्लेमेबल कहा जाता है? क्योंकि आप इसको अगर किसी ओपन सरफेस पे रखते हैं, इसके वेपर्स मौजूद होते हैं, थोड़ा सा उनको स्पार्क मिला, एक्सप्लोजन हो जाएगी, इग्निशन हो जाएगी। तो एथेनॉल भी वोलेटाइल है, लेकिन कंपेयर टू गैसोलीन कम है, ठीक है। इसलिए ये रिस्क जो है इसका कम हो जाता है। पर दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ ये है कि अगर आप एथेनॉल को गाड़ियों में यूज करें तो इसकी जो कोल्ड स्टार्ट कैपेबिलिटीज हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि ये वोलेटाइल नहीं है, इसके वेपर्स मौजूद नहीं होते। तो आप ठंडे मौसम में, सर्दियों के अंदर गैसोल एथेनॉल के ऊपर जो गाड़ियां चलती हैं उनको स्टार्ट करने में आपको कोई सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कोई स्पार्क या कोई इग्निशन सिस्टम लगाना पड़ेगा साथ। अदरवाइज वहां पे जो है उसकी इग्निशन हो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसका लो वेपर प्रेशर है, ठीक है, इस वजह से। तो आपने यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है इंजन यूजिंग एथेनॉल कैन नॉट बी स्टार्टेड एट टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सी विदाउट एड्स। मतलब आपको कोई इग्निशन एड देनी पड़ेगी। गैसोलीन में ऐसा नहीं है। गैसोलीन क्योंकि उसका रीड वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो वो आपका हो सकता है सर्दियों के मौसम में भी जल्द ही वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये एक सेकंड प्रॉपर्टी का कंपैरिजन था। थर्ड पे आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है बायोएथेनॉल जो है वो सुपीरियर है गैसोलीन से। हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्टेन नंबर, ये दो दिए हुए हैं। आर ओ एन को कहते हैं रिसर्च ऑक्टेन नंबर, MON इसको कहते हैं मोटर ऑक्टेन नंबर। रिसर्च ऑक्टेन नंबर वो होता है
जो नोट करें हम, जब इंजन के ऊपर कोई लोड नहीं है, आपने गाड़ी का इंजन निकाला, पेट्रोल इंजन, उसको आपने जो है ना ये इसके ऊपर क्या कहते हैं बेंच के ऊपर माउंट किया। इस तरह के बेंचेस होते हैं जो इंजन की परफॉर्मेंस या फ्यूल की प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए होते हैं। आपकी मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है उनके पास जो है टेस्ट बेंच है, ठीक है। उस पर क्या हुआ है, इंजन लगे हुए हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, आप उसमें फ्यूल डालें, वो इंजन रन करेगा। अगर उस पर लोड नहीं होगा तो जो आप उसका ऑक्टेन नंबर मेजर करेंगे उसको हम नाम देते हैं रिसर्च ऑक्टेन नंबर, जब इंजन के ऊपर कोई लोड नहीं है। और जब उसके ऊपर लोड अप्लाई किया जाए और तब उसका ऑक्टेन नंबर मेजर किया जाए फ्यूल का, तो उसको हम नाम देते हैं मोटर ऑक्टेन नंबर। तो एक इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर ये जो बायो एथेनॉल है उसके दोनों ऑक्टेन नंबर्स RON MON दोनों इसके गैसोलीन से ज्यादा हैं। तो ये जो ऑक्टेन नंबर एक्चुअली क्या बताता है कि एंटी नॉकिंग करेक्टरिस्टिक कितना है आपके फ्यूल का, कि आवाज तो नहीं आएगी इंजन में जब उसकी कंबस्टन होगी, ठीक है। तो ये अगर तो जिसका ऑक्टेन नंबर सबसे ज्यादा हो, हाई हो, तो एक तो उसकी स्मूथ कंबस्टन, स्लो कंबस्टन होती है इंजन के अंदर, और उसकी नॉकिंग नहीं होती, ठीक है। तो क्या होता है कि एथेनॉल जो है वो नेचुरली उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, इस वजह से इसके अंदर आपको एंटी नॉकिंग एजेंट्स वगैरह भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और क्लीनर कंबस्टन है इसकी, ठीक है, एज कंपेयर टू गैसोलीन, ठीक है। तो ये इसका एक सुपीरियर करेक्टरिस्टिक है प्रॉपर्टी का। तो तीन प्रॉपर्टीज हमने कंपेयर की हैं, एनर्जी कंटेंट, रीड वेपर प्रेशर और ऑक्टेन नंबर। ये क्लियर है यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स? ये प्रॉपर्टीज क्लियर है आपको स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टीज क्लियर है आप लोगों को? मेरी आवाज सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? एथेनॉल को यूज किया जा सकता है पेट्रोल की जगह पे, गैसोलीन की जगह पे। फिर पावर जनरेशन में यूज किया जा सकता है, छोटे जो पावर प्लांट्स होते, छोटे आपके पावर यूनिट्स हैं, प्लांट्स नहीं, सर पावर आपकी यूनिट्स, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। छोटे जो पावर यूनिट्स हैं उनकी जगह यूज किया जा सकता है। एक मिनट। अब आ रही है स्क्रीन? विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है स्टूडेंट्स? यस सर विजिबल है। यस सर है। ओके। अच्छा, तो छोटे जो पावर यूनिट्स हैं उनमें एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है। फिर फ्यूल सेल्स में इसकी एप्लीकेशंस हैं, को जनरेशन सिस्टम्स में है, और एथेनॉल को एज अ फीड, कुछ केमिकल्स को बनाना होता है केमिकल इंडस्ट्री में, तो एज अ फीड, एज अ रिजेक्टेंट भी यूज करते हैं। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं बायो एथेनॉल की, ठीक है। इन इन जगह पे से यूज किया जा सकता है। अच्छा, अब एथेनॉल को यूज कैसे करते हैं? ठीक है, एथेनॉल को हम ना ब्लेंड बना के यूज करते हैं। प्योर तो अभी फुल ऐसे इंजन नहीं आए। प्योर अगर हम यूज करें तो शायद हमारे इंटरनल कंबस्टन इंजन जो हमें मार्केट में अवेलेबल हैं वो सही काम ना करें, सही ना चलें। तो हम इसको ना गैसोलीन के साथ ब्लेंड बना के करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट वाला जो ब्लेंड है, E5G या E26G। 5G के अंदर 5% एथेनॉल होता है, 95% गैसोलीन। अगर 26G की बात करें तो उसमें 26% एथेनॉल होता है, ठीक है। अच्छा, जो इनमें सबसे कॉमन है ना, जो ज्यादा बहुत मतलब जिसको पॉपुलर है, वो है E85G। 85% एथेनॉल होता है, 15% आपके पास गैसोलीन होता है, ये आप मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसके बारे में मुझे कुछ क्लियर नहीं है, ये E15D यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीजल के साथ भी ये मिक्स हो जाता है, पर इसके बारे में मैं कोई श्योरिटी से नहीं कह सकता। बाकी ये दो और ये लास्ट वाला जो है, ठीक है, ये आप लोगों के जहन में होने चाहिए। जो लास्ट दिया हुआ है E95D, इसका क्या मतलब है? 95% एथेनॉल है, 5% उसमें वाटर है। अब क्योंकि ये 95% एथेनॉल है, आप जानते हैं कि इसका वेपर प्रेशर कम है, रीड वेपर प्रेशर कम है, तो आपको इसके साथ कोई इग्निशन इंप्रूवर देना पड़ेगा। कोई इग्निशन को स्टार्ट करने के लिए इंजन के अंदर कोई इंप्रूवर प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फ्यूल जो है इसकी कंबस्टन पॉसिबल नहीं है इजीली। अच्छा, अब एडवांटेजेस क्या है बायोएथेनॉल को यूज करने के? ठीक है, अगर आप ये देखें यहाँ पे E85 यूज करते हैं, 85% एथेनॉल, 15% गैसोलीन, और दूसरी तरफ आप प्योर गैसोलीन यूज करते हैं, तो ये ब्लेंड यूज करने से आप एटलीस्ट 37.1% ग्रीन हाउस गैसेस कम इमिट करेंगे। जो कंपैरिजन है, प्योर गैसोलीन यूज करें तो आप इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकालेंगे, और अगर ये ब्लेंड यूज करें तो कम ग्रीन हाउस गैसेस। तो एक तो ग्रीन हाउस गैसेस रिडक्शन है, ठीक है, क्लीनर है। पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ स्टॉक, ठीक है। अगर तो आपका रॉ स्टॉक ही बड़ा चीपर सा है,
तो फिर आपका पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस आ रहा है, ठीक है। एनी प्लांट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोएथेनॉल। बायोएथेनॉल की जो टेक्नोलॉजी है वो भी कोई ऐसा इतनी कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जो कई सालों से हो रहा है, ठीक है। तो ये भी प्रोडक्शन ऑफ बायोएथेनॉल इजियर है मतलब। फिर कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल कैसे है? मैंने आपको बताया कि हम इसे बायोमास फीड स्टॉक से हम सारा कुछ बना रहे होते हैं। तो बायोमास जो प्लांट है या जो शुगर केन का पौधा है, उसने अपनी ग्रोथ के दौरान फोटोसिंथेसिस के अमल से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की, वही हमारा एथेनॉल के कंबस्शन पे रिलीज होगी। तो इस मतलब ज्यादा नहीं होगी। वो प्लांट हमने रिमूव किया है, वो बजाय इसके कि वो डेड हो गए रॉट करे, हम उससे जो है यूज कर लेते हैं एथेनॉल में, ठीक है। तो क्या होता है कि इसको वो नाम दे रहा है कार्बन न्यूट्रल। एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो रिलीज नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है डिक्रीज इन ओजोन फॉर्मेशन। अच्छा, जब आप गैसोलीन को कंबस्ट करते हैं ना, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आपके पास जो है ना, ये देखें, द इमिशंस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग एथेनॉल आर लेस रिएक्टिव। जो आपकी इमिशंस निकलेंगी मेजोरिटी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ही होंगे, ठीक है। तो वो ऐसे लेस रिएक्टिव से हैं, सनलाइट के अंडर जो है ना वो रिएक्ट करके ऐसा नहीं पॉसिबल कि जी वो ओजोन बना दें। गैसोलीन जो या पेट्रोल को जो आप डीजल को जब बंद करते हैं ना, तो उसमें ये रहता है कि जी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, और उसके साथ सिमिलरली कुछ हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स उसके इमिशंस में निकल आते हैं। वो क्या करते हैं, वो ओजोन बना सकते हैं ट्रोपोस्फेयर में, और ओजोन जो है ट्रोपोस्फेयर के अंदर वो आपका एक पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो एथेनॉल की बर्निंग से आप इसके खतरे को भी डिक्रीज कर लेते हैं। फिर ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स समझा जाता है। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स समझा जाता है क्यों? क्योंकि सन से एनर्जी लेते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स से मतलब जो है वो इसका फीड स्टॉक है, ठीक है। तो सन से आने वाली एनर्जी ना खत्म होती है, ठीक है। इस वजह से इसको जो है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स किसी हद तक समझा जाता है, किसी हद तक, कंप्लीटली नहीं, ठीक है। फिर एनर्जी सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अब ब्राजील के पास अगर क्रूड ऑयल ना हो, तो वो अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एथेनॉल के ऊपर चला सकते हैं। थोड़ा सा क्रूड ऑयल ऑयल इंपोर्ट कर लिया, और ज्यादा उन्होंने अपना इंडिजिनस एथेनॉल प्रोड्यूस कर लिया। पाकिस्तान भी सेम काम कर सकता है। पाकिस्तान के यहाँ पे कोई 80 टू 90 शुगर मिल्स हैं, ठीक है। चीनी तो हम लोग जो है एक्सपोर्ट करते हैं जी, तो हम चीनी एक्सपोर्ट ना करें, हम उसकी जगह हम एथेनॉल बना लें, ठीक है। जो एक्सेसिव है उसकी जगह हम एथेनॉल बना लें। एथेनॉल के ब्लेंड बना बना के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम सेल करें। तो हम जो महंगा तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत सारी बच जाए, ठीक है। तो हमें एक एनर्जी सिक्योरिटी मिल जाए। कल जो है सऊदीया से या कतर से ताल्लुकात थोड़े से खराब हुए, और जो है ना आपकी शिपमेंट नहीं आई ऑयल की, बैठे हैं सारे, ना पेट्रोल पंप पे तेल मिल रहा है, ना इंडस्ट्री के पास है, तो सब बैठे हुए हैं। तो आप क्या करें, इंडिजिनसली हमारे पास शुगर केन है, हम एथेनॉल बनाएं, हमारे पास एक इंडिजिनस एनर्जी सिक्योरिटी का सोर्स हो जाएगा। लास्ट क्या है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हाई ऑक्टेन एडिटिव्स। क्योंकि एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर वैसे ही हाई होता है, तो इसमें आपको कोई लेड जैसे या कोई और टॉक्सिक जो है ना एंटी नॉकिंग एजेंट्स जो उसका हाई ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करें, वो डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अच्छा, और इस क्योंकि ये बायोलॉजिकल ओरिजिन से है, ठीक है, बायोमास से है, तो अगर एथेनॉल के स्पिल्स हो जाएं तो वो भी जो है मतलब टैंकर उलट गया या कुछ इस तरह का हो गया, तो वो भी इतना ज्यादा जो है वो एनवायरमेंटल इफेक्ट कॉज नहीं करता जितना कि आपका गैसोलीन या डीजल जो है वो लीक हो गया सरफेस के ऊपर, तो वो आपकी पूरी की पूरी लैंड को जो है खराब करेगा, ठीक है। इस तरह एथेनॉल खराब नहीं करेगा। फिर आगे आ जाता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो सकती है। क्यों? ब्राजील में क्या हुआ जी, जब लोगों ने देखा यार शुगर केन से एथेनॉल बना के हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, उन्होंने अमेजोन जो जंगल है उसकी भी जमीन साफ करना शुरू कर दी। साफ करके वहां पे भी शुगर केन कास्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी कम हो गई। मलेशिया में भी क्या हुआ, उन्होंने जंगल खत्म कर करके पाम ऑयल के ट्रीज लगाना शुरू कर दिए। तो ये एक कंसर्न रहता है कि भाई इसकी तरफ सारे के सारे फार्मर्स चलने जाना शुरू हो जाएं तो वो तो फॉरेस्ट रीजन ही खत्म कर देंगे, बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी आपके पास, ठीक है। हर तरफ आपको गन्ने के दरख्त ही नजर आएंगे, तो ठीक है। फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट। अब ये भी एक बड़ी डिबेट है कि जी कुछ कंट्रीज ने तो ऐसा किया कि शुगर इंडस्ट्री जो लगी हुई थी प्लांट्स, उन्होंने कहा यार शुगर हम सस्ती कहीं से परचेज कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। हम जो है महंगा एथेनॉल बना लेते हैं, ठीक है, जो हमारा मेजर कमोडिटी है, और वो शुगर इंपोर्ट कर लेते हैं।
तो इससे क्या होता है कि आपका जो है ना वो फूड आइटम्स जो है उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं, ठीक है, उनकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी और वो मुश्किल हो जाएगा जो गरीब लोग हैं, ठीक है, या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इस तरह की सिचुएशन से काम कुछ बिगड़ भी सकता है, ठीक है। फिर कार्बन इमिशंस, अगेन कार्बन इमिशंस इसके हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर हम उसे कंपेयर करें गैसोलीन के साथ तो वो कम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉट एज एफिशिएंट। अच्छा, ये एफिशिएंट भी नहीं है, ये भी हम पहले देख चुके हैं कि नेट एनर्जी कंटेंट जो है वो गैसोलीन का ज्यादा है, इसका 70% है उसके पेट्रोल के निस्बत, ठीक है। फिर इंजन मेड फॉर वर्किंग ऑन बायोएथेनॉल कैन नॉट बी यूज फॉर पेट्रोल और डीजल। जो प्योरली बने हुए होंगे बायोएथेनॉल पे चलने के लिए वो पेट्रोल और डीजल के लिए सूटेबल नहीं होंगे। फिर कोल्ड स्टार्ट डिफिकल्टीज, मैंने आपको बताया था कि विंटर सीजन में जब टेम्परेचर आपका 5 डिग्री सी 10 डिग्री सी हो तो प्योर एथेनॉल जो है वो वेपराइज नहीं होता और आपकी कंबस्शन नहीं हो सकेगी इंजन के अंदर। आपको उसके अंदर कोई इग्निशन इंप्रूवर या कोई सपोर्ट के लिए कोई एलिमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन इसका थोड़ा सा मसला है। एथेनॉल जो है ना ये बहुत क्रोसिव है, ठीक है, इन नेचर। तो आप इसको ना पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे आप पेट्रोल या डीजल को पाइपलाइंस के थ्रू भी ट्रांसफर कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन ओरिजिन वालों को। इसको आप या तो रेल रोड के थ्रू या आप वो जो बड़े टैंकर्स हैं जो रोड पे चल रहे हैं उनके थ्रू ही आप इसे ट्रांसफर करते हैं। पाइपलाइन जो है ना वो करोड़ हो जाएंगी, वो उनकी लाइफ कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैनी जो पुरानी गाड़ी हैं जिनके पुराने इंजन लगे हुए हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मॉडल्स हैं, उनमें तो 10% एथेनॉल भी यूज करना थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों? उनके इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप जो होता है ना गाड़ी का वो जवाब दे जाता है, उसकी इंटरनल वियर या अनडिजायरेबल स्पार्क जनरेशन होती हैं उसके अंदर। तो वो क्योंकि वो गैसोलीन के लिए डिजाइंड है तो वो उनके इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप्स जो है जवाब दे देते हैं इवन एट 10% एथेनॉल, ठीक है। तो हमारे जैसे जहाँ पे गाड़ियां चल रही हैं सुजुकी की, टोयोटा की 2005 के मॉडल, जो 2000 के मॉडल हैं, उनमें अगर आप ब्लेंड भी डाल लें 10% एथेनॉल 90% गैसोलीन, तो वक्त के साथ साथ उनके फ्यूल पंप जो है उसमें कोई गड़बड़ या कोई इस तरह की परेशानी आती रहेगी। अच्छा, अब कंट्रोवर्सी क्या थी यहाँ पे? कंट्रोवर्सी यही थी कि जो अमीर लोग थे वो कहते थे कि जी एथेनॉल क्लीनर फ्यूल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो इसके लिए जो है ना शुगर केन लगाई जाए, कॉर्न लगाई जाए। अब शुगर केन और कॉर्न जो है वो गरीब का पेट तो नहीं भरती ना, ठीक है। तो ये एक इसकी कंट्रोवर्सी है, ठीक है, कि आप जो है ना वो फीड क्रॉप्स जो है उनको भी एथेनॉल के लिए यूज करना शुरू कर दें, फूड क्रॉप्स को, ठीक है, सॉरी। तो क्या होगा कि फूड आइटम्स महंगे हो जाएंगे, फूड आइटम्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो एक बैलेंस रख के चलना है, ठीक है। आपके फूड आइटम्स की अमाउंट भी ना बढ़े, कॉस्ट भी ना बढ़े, ठीक है, वो भी रेडिली अवेलेबल हो मार्केट के अंदर। दूसरी तरफ आपके पास एथेनॉल फ्यूल भी ले सकें आप बायोमास से। एक तरफ आप स्विच ना कर दें ताकि आपके जो है मासेस जो है उससे अफेक्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। ये है एथेनॉल कंट्रोवर्सी, ठीक है। क्या? टू यूज एग्रीकल्चरल लैंड टू ग्रो एनर्जी क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, क्योंकि अब एनर्जी क्रॉप है, कॉर्न हो गया या ये शुगर केन है, ठीक है। कॉर्न खाता तो सारे लोग तो नहीं खाते ना कॉर्न, ठीक है, कम लोग खाते हैं, तो ये मोस्टली एनर्जी क्रॉप है, ठीक है। when there are so many starving people in the world, in the developed countries that is not a problem, developed countries में, but in the developing ones जहाँ पर जो है बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं कुछ लोग, वहां पर ये क्राइसिस बन जाते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो वहां पर जो है इसकी वजह से इशू आ सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि जी आज यहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ कर दे, हमारे पाकिस्तान में ना असल में एथेनॉल एज सच ये पेट्रोल पंप पे बैन किया हुआ है, क्योंकि एथेनॉल से आपके अल्कोहल शराब वगैरह भी बन जाती है, थोड़ा सा इसमें जो है इसको डाइल्यूट करके प्योर जो एथेनॉल है। तो इस वजह से यहाँ पे शुगर मिल्स जो है ना उनकी उस कैपेसिटी की डिस्टिलरीज नहीं है, उस तरह की एथेनॉल की प्रोडक्शन नहीं है। आज गवर्नमेंट अलाउ कर दे, आप यकीन मानेंगे, पहले तो जो शुगर प्लांट्स हैं, शुगर इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने शुगर की प्रोडक्शन कम कर देनी है, एथेनॉल ज्यादा बनाना शुरू कर देना है, क्योंकि एथेनॉल का जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, उनको प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ठीक है जी, एक काम ये कर ली। फिर जो बाकी रहते सहते फार्मर है ना जो यहाँ पे कॉटन बेल्ट पे या गंदम उगा रहे हैं, उन्होंने कहना है यार कॉटन में या वीट में तो हमें कोई बचता ही नहीं है, कोई हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन ही बड़ा कम है। तो वो भी अगले साल क्या करेंगे, वो अगले साल शुगर केन लगाएंगे, ठीक है। शुगर केन लगाएंगे तो इस तरह जो है वो कॉटन और जो वीट है, वीट
मेजॉरिटी वीट, वो फूड आइटम जो है, फूड क्रॉप है, वो ऐसा ऐसा इन जगहों से भी फारिग होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ जाएगी। फूड आइटम वीट की जो आप अब 1 kg 100 रुपए का है, तो वो जो है फिर हो सकता है 150 200 रुपए का हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से जो है इसका एक कंट्रोवर्सी रहती है हमेशा फ्यूल वर्सेस फूड की। अच्छा, अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं बायो एथेनॉल और बायो डीजल का। ठीक है, प्रोसेस कौन सा है जी? ड्राई मिल मेथड हो सकता है, जो आपको मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, प्रोसेसेस कोई भी हो सकता है इसमें से। जो बायोडीजल बनाने का प्रोसेस है वो है आपके पास ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। इसको सिर्फ इधर याद कर लें, तो ये मैंने आप लोगों को फर्दर तो नहीं डिटेल से पढ़ाना। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, इससे आपके पास जो है बायोडीजल बन जाता है। ठीक है, बहुत इन्वायरमेंट, बहुत वो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं इनके। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस रिड्यूस होती हैं। ठीक है जी। कंपैटिबिलिटी, एथेनॉल को ब्लेंड किया जा सकता है गैसोलीन के साथ, और डीजल बायोडीजल को डीजल के साथ आप कर लेते हैं। ठीक है, ब्लेंड बना लेते हैं 5%, 10%, 15%, और वो इंजन में यूज हो जाते हैं। ठीक है जी। कॉस्ट, बायोएथेनॉल जो है वो चीपर है, बायोडीजल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये एक्सपेंसिव है देन नॉर्मल डीजल। ठीक है। अच्छा, अब कितनी प्रोडक्शन आप ले सकते हैं? अगर कॉर्न का 1 एकड़ हो छली का, तो उससे आप 420 to 460 गैलन ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं छली से। ठीक है, और जो शुगर केन है उसका अगर 1 एकड़ हो तो उसकी इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, 20-30 गैलन, इससे भी ज्यादा प्रोडक्शन है। और बायोडीजल की अगर बात करें तो वो आप सोयाबीन वगैरह जो है, सोयाबीन ऑयल है, उससे आपको 60 गैलन अचीव कर लेते हैं 1 एकड़ में। ठीक है, एनर्जी कंटेंट की बात की जाए तो नेट एनर्जी 93% पर गैलन है, बायोएथेनॉल की ज्यादा है। बायोडीजल की कम है, ओनली 25% मोर नेट एनर्जी है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ये 12% लेस ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, इसकी बहुत ज्यादा कम है, 41% लेस कंपेयर टू कन्वेंशनल गैसोलीन। ठीक है। अच्छा, अब क्या है फ्यूचर डेवलपमेंट्स? ठीक है, फॉर बायोएथेनॉल टू बिकम सस्टेनेबल टू रिप्लेस पेट्रोल, प्रोडक्शन मस्ट प्रोसेसेस मस्ट बी मोर एफिशिएंट। जो जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं वो मोर एफिशिएंट होने चाहिए। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कम हो जाए, इंक्रीजिंग यील्ड, आपके पास यील्ड ज्यादा है, इंक्रीज द डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स, मुख्तलिफ किस्म के क्रॉप्स यूज हो सकें एक ही प्लांट के अंदर। टेक्नोलॉजी मतलब एक ही यूज हो रही है, एक ही प्लांट के अंदर आप किसी सीजन के अंदर शुगर केन अवेलेबल नहीं है तो आप कोई दूसरा क्रॉप यूज कर लें, लेकिन आपके पास प्रोडक्शन आती रहे। अच्छा, एज माइक्रोब्स आर यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू शुगर विच इज फर्मेंटेड इन बायोएथेनॉल, ग्लू माइक्रोब्स एंजाइम्स यूज करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करें, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इसके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे एंजाइम्स बनाएं जो है आपको जल्दी शॉर्ट उसका जो पीरियड है रिएक्शन का वो कम कर दें और आपकी यील्ड बढ़ा दें। ठीक है, तो इसके ऊपर वर्किंग पॉसिबल है। तो ये फ्यूचर डेवलपमेंट्स हो सकती हैं बायोएथेनॉल के ऊपर, उसकी प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए। तो ये आज का बायोएथेनॉल का सेशन था। ये कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं। अच्छा, इसमें बात हुई थी बायोफ्यूल्स की जनरेशन के ऊपर एक स्लाइड के अंदर। तो बायोफ्यूल जनरेशन यहाँ पे 4 जनरेशन दी हुई हैं। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स कौन से हैं? बायोडीजल और बायोएथेनॉल, इनको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। ये आपके जो सीधे क्रॉप से आप अचीव कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड जनरेशन कौन से हैं आपके पास? जो शुगर केन, बगास या कॉर्न स्टोवर से जो आते हैं आपके पास, जिसमें एथेनॉल, ब्यूटेन, सिनगैस, ये क्या है? ये आपके पास डायरेक्ट क्रॉप से नहीं आते। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट क्रॉप से आ जाए, कॉर्न, शुगर केन से। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन है। ये जो फूड आइटम्स वाले हैं, ज्यादातर इसमें क्या होगा, फूड आइटम्स वाले होंगे। ठीक है, फिर थर्ड जनरेशन आ गया आपके पास। थर्ड जनरेशन में एलजी आ जाता है, एलजी से जब आप जो है फ्यूल्स बनाते हैं। फोर्थ जनरेशन आ जाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह। ठीक है, तो इसको सिर्फ फिलहाल आप लोगों ने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का डिफरेंस देख के आना है। ठीक है, इससे रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले अभी। स्टूडेंट्स, इससे रेलेवेंट, आज के सेशन से रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। स्टूडेंट्स, बिलाल। नो सर।
अरसलान, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, देख लें, ये रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें चीज़ें तो सारी थ्योरेटिकल हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो फीड स्टॉक्स का पता होना चाहिए, कौन कौन से यूज़ होते हैं और उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। फिर ये जो मेजर प्रोसेसेस हैं आपके, डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलिसिस, अगर बायोमास यूज कर रहे हैं कंसंट्रेटेड एसिड हाइड्रोलिसिस, और अगर कॉर्न यूज कर रहे हैं तो ड्राई मिलिंग, वेट मिलिंग, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेसेस हो गए आपके, ठीक है। उसके अलावा ये फ्यूल प्रॉपर्टीज, 3 फ्यूल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं, और इसमें मेजर चला जाता है आपके पास ये बायो एथेनॉल और बायोडीजल का कंपैरिजन। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, जो आज का सेशन है। तो इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले अभी। स्टूडेंट्स, इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ जी, क्विज के हवाले से है कि क्विज मतलब हम एक दफा दोबारा गाइड कर देंगे क्विज कहाँ कहाँ से आएगा और किस तरह देना है। हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ। फिलहाल तो इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ठीक है, फिर इसके बारे में क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्विज के बारे में गाइड कर देता हूँ। क्विज आप लोगों का नेक्स्ट वेंसडे को है, ठीक है। 12 या 1 बजे मैं एलएमएस पे अपलोड कर दूंगा। 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम होगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं मैसेज कर दूंगा जब अपलोड करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब क्विज के आर्टिकल्स क्या, टॉपिक्स क्या हैं, क्विज कहाँ कहाँ से होगा आपके पास? ये यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्यूल एंड एनर्जी की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसमें जो लेक्चर नंबर 8, 9 और 10, लेक्चर 8 और 9 किसके बारे में है? गैसियस फ्यूल्स के बारे में। गैसियस फ्यूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से कॉमन गैसियस फ्यूल्स हैं, जैसे नेचुरल गैस है, एलएनजी है, प्रोड्यूसर गैस है, गोबर गैस है, सिन गैस है, ठीक है। इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इनके कुछ डिफरेंसेस। तो इसके बारे में ये थ्योरी है सिर्फ, ठीक है। तो ये आपने 2 रिकॉर्डेड वीडियोस देखनी है। हाँ जी। और ये जो 10th ये लेक्चर सर है, आपने पढ़ा है? ये मैंने लाइव सेशन में नहीं पढ़ा है, ये वीडियोस काफी अरसे की पड़ी हुई है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन 3 को देख लीजिएगा। ये है ऑक्टेन एंड फीटन नंबर ऑफ लिक्विड्स। ये भी बहुत सिंपल है, थ्योरी है सारी की सारी। तो ये रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई है, आप लोगों ने ये वीडियोस देखनी है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इन 3 में से आएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इन 3 में से आएगा, और 10 मार्क्स जो है वो एक प्रॉब्लम होगा, कंबस्शन का प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें एक्सेस एयर निकालनी पड़ सकती है या फ्लू गैस एनालिसिस, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है। जैसे हमने प्रॉब्लम की है 10 के करीब, उसी से मिलता जुलता एक आपको मैं प्रॉब्लम दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने उसे अटेम्प्ट करना है, तो वो 10 मार्क्स का होगा, और 10 मार्क्स का ये थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, ठीक है। वेंसडे को आपका क्विज है, तो ये वीडियोस देख के आइएगा। अच्छा, अब ये वीडियोस इनको हम कवर नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये कहा है कि फ्राइडे वाले लेक्चर में ये वीडियोस देख के आए। आपको कोई चीज इसमें से समझ नहीं आती, वो क्वेश्चन नोट कर लें। मैं उसके क्वेश्चन को मैं मतलब उस क्वेश्चन को आंसर करूंगा, आप लोगों को समझ आ जाए, अंडरस्टैंड कर जाए, ठीक है। तो ये 3 वीडियोस आप लोगों ने देखनी है, लेक्चर नंबर 8, इस 9 फ्राइडे और को सर, 10। जी अरसलान, इस फ्राइडे इस फ्राइडे को सर। इस फ्राइडे को जो आपका लेक्चर होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मोहम्मदुद्दीन। सर क्विज की टाइमिंग क्या होगी सर? क्विज की टाइमिंग आप लोगों का 12 बजे लेक्चर तो नहीं होता वेंसडे को? आज के दिन 12 बजे लेक्चर तो नहीं होता आपका? नहीं सर। नहीं होता, ठीक है। बस बस फिर 12 बजे आप लोगों को क्विज में जो है ना अपलोड कर दूंगा एलएमएस के ऊपर। सर और टाइम कितना एक होगा? 1.5 घंटे का टाइम होगा आप लोगों के पास। सर कुछ ज्यादा दीजिए, अस्सलाम वालेकुम 2 घंटे सर। का कर लें सर। चले, मैं 2 घंटे। अच्छा, तुम हर दफा जो है ये मसला खड़ा कर देते हो, फिर तुमने एक्सेल शीट अपलोड कैसे की है एलएमएस पे? पहले अस्सलाम तो वालेकुम सर तुम्हारे सर। पास लैपटॉप बना थी, ली थी सर, बना ली थी सर। बना ली थी, या किसी से यस ले सर। ली थी या बना ली थी? नहीं सर, खुद बनाई है। अच्छा, खुद बनाई है, ठीक है। जी सर। हाँ जी तैयब,
आपका कोई क्वेश्चन है? सर वो टाइम के बारे में ही था। कल आसिम साहब का जो था वो क्वेश्चन जो पॉसिबल थे सॉल्व होने, लेकिन वो जो एलएमएस उस टाइम पे हैंग हो रहा था, वो चल ही नहीं रहा था। वो अपलोडिंग के टाइम आखिरी 15-20 मिनट में वो उधर अपलोड ही ना हो। एक फाइल जो थी सारी 9 MB की फाइल होगी मुश्किल से ही, उसमें आधा घंटा लग गया, फिर वो लेट हो गया सबमिशन। तो सर कहते हैं भाई ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश तो हम करेंगे कि मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम ही दूं। हाँ अब देखें कि जो कंबस्टन का प्रॉब्लम अगर आप लोग करना सीख गए हैं जिस तरह की हमने की है, तो उस कंबस्टन के प्रॉब्लम की स्टेटमेंट दी हो तो आपको हार्डली 15 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर आपने एक्सेस एयर कैलकुलेट करनी है या फ्लू गैस एनालिसिस फाइंड आउट करना है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा आपको टाइम लगना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात रह गई वो ये थ्योरी का क्वेश्चन भी मैं कोई इतना लेंथी तो नहीं दूंगा आप लोगों को, उसमें से हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन हो 5-5 नंबर के, तो वो भी आप लोग जो है अटेम्प्ट 1 घंटे का टाइम मेरा तो ख्याल है एनफ होगा, ठीक है। घंटा बहुत है सर। घंटा बहुत है ना, बस असलान ने कह दिया है, असलान तो ठीक है। नहीं सर जी टाइम नहीं सर, टाइम दे हमें, ऐसा नहीं होता, इंटरनेट का भी इशू होता है और सॉल्विंग करनी पड़ती है। तो जीनियस है, हम क्या कर सकते। असलान तो जीनियस बन रहा है सर, ये फिर सर इंटरनेट प्रॉब्लम्स होते हैं, 2 घंटे कम से कम होने चाहिए। जी सर 2 घंटे में जाएंगे। 2 घंटे मतलब इंटरनेट हो, फिर आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करनी है, सारा ये मसला है ना, असल मसला तो ये है। ये थोड़ी है कि अटेम्प्ट अपलोड करनी होती है, बनानी पीडीएफ वगैरह बनाना होता है। ठीक, पीडीएफ बन जाएगा, कोई मसला नहीं। क्विज होती है ना, तो एक बार पहले ड्राफ्ट किया जाता है ताकि पता चल जाए, फिर एक बार नीट किया जाता है, वरना तो क्या कहते हैं गांधी पड़ जाता है क्विज में एक अच्छे तरीके से। मैं सर वो कल भी ऐसे इशू हुआ है, वो जो उनका था मोस्टली बच्चों का लेट ही हो गया अपलोड करते, वो एलएमएस भी नहीं चल रहा था उस टाइम में। चले इस चीज को हम इशू को सॉर्ट आउट करेंगे जब टाइम आएगा ना, फिर देखेंगे केस टू केस के भाई उसका केस क्या था, बच्चे के क्या हालात थे, ठीक है। हालात तो वाकयात, वो जज जो है ना वो एक रूलिंग नहीं देता सबको, ठीक है, तो मुख्तलिफ है, जब आएगा वक्त कोशिश करेंगे। हाँ जी तहसीन। जो असाइनमेंट में आपने प्रॉब्लम नंबर 3 था वो तो काफी टफ था, उस तरह के तो नहीं हाल होने लगे इस बार। नहीं, प्रॉब्लम नंबर 3 टफ था उस तरह के यार, देखो उससे मिलते जुलते ही होंगे, 3-4 चीजें की हैं हमने कंबस्टन में, हम इतने ज्यादा डिटेल में तो नहीं गए, ठीक है। सर तो बहुत ही चीजें फाइंड करनी थी जो कि काफी टफ हो गया था, जो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो गया था। बाकी जो 4 थे वो तो हो गए थे। वो मुझे पता है, प्रॉब्लम नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी था, उस पर टाइम लगना था। टफ तो नहीं था, लेंथी था थोड़ा सा, बस ये है कि उसके पार्ट ज्यादा थे, ज्यादा चीजें फाइंड आउट करनी थी। सर वो सारा कंफ्यूज कर दिया रहता, ज्यादा उसमें फाइंड करना। कोई नहीं, परेशान ना हो, ये कर लोगे आप लोग, ठीक है। अगर किसी ने लेक्चर समझे है ना तो वो अटेम्प्ट कर लेगा, कंबस्टन प्रॉब्लम इजीली अटेम्प्ट कर लेगा। क्विज इस फ्राइडे होगा या नेक्स्ट वेडनेसडे? नेक्स्ट वेडनेसडे को, जैसे आज बुध है ना, नेक्स्ट वेडनेसडे को 12 बजे। ठीक है सर, फ्राइडे को आप लेक्चर लेंगे? फ्राइडे को मैं लेक्चर होगा जिसमें मैं ये 3 लेक्चर जो हैं आपके, लेक्चर 8, 9, 10, इनसे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको आंसर कर दूंगा। ये वीडियो सर आपके चैनल पे पड़ी हुई है, आपके चैनल का नाम तो बता दें। मेरे चैनल पर ही पड़ी हुई है यार, उस्मान खालिद के नाम से है, ठीक है। और ये फ्यूल एंड एनर्जी की प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो उसमें फ्यूल एंड एनर्जी की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर जो है ये लेक्चर नंबर 8, 9 और 10, ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। ओके मैं आप लोग अपने चैट बॉक्स के अंदर अपने रोल नंबर्स मेंशन कर दें तो अटेंडेंस हो जाए आप लोगों की, ताकि हम सेशन को क्लोज करें। सर वो लास्ट टाइम मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई थी, कर दी थी आपने? हाँ वो मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, वो मैसेज आ गया था ना। नसर ने नहीं ज्वाइन किया आज, नसर गायब है। यस सर, आज वो नहीं ज्वाइन किया। ठीक है
सर वो ना लाइट चली जाती है तो इस वजह से वो हाँ इशू है, उसे वाईफाई है ना, रूटर है तो होगा। यार मोबाइल पे कर लिया करो, मोबाइल पे भी लाइट चली जाती है। वाईफाई डिवाइस है ना सर, इसीलिए तो अच्छा अच्छा, घर कनेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है ठीक है ठीक सर ये मतलब अगर पेपर वाले दिन हो गया तो क्या करेंगे? बस ये तो फिर आप लोगों को करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सिस्टम निज़ाम बनाओ, पहले से प्लानिंग कर लो ना कि किसी के घर जनरेटर है या किसी के घर जो है वो यूपीएस लगा हुआ है, बैकअप एनर्जी होनी चाहिए, बैकअप एनर्जी जनरेटर प्लान होना चाहिए आप लोगों के पास। देखो जनरेटर का तो चीजों को सर अडेप्ट करो ना, सर पेपर अडेप्ट का भी करो ना। थोड़ा, पहले पहले जेब के अंदर मास्क नहीं होता था, आप सबके पास मास्क है। पेपर के अबाउट पहले सर हाथ थोड़ा सा धोते बता थे। देंगे कैसे होना है और किस तरह उसका पेपर आप लोगों का 20 मार्क्स का तो जो है वो ओरल वाइवा होगा, ठीक है, 20 मार्क्स का। उसके मैं टॉपिक्स जो है पहले बता दूंगा 4-5 दिन पहले के, ये टॉपिक्स हैं जिसमें से ओरल वाइवा होना है। बाकी आप लोगों ने ये एक असाइनमेंट सबमिट करवाई है 30 मार्क्स की, 20 नंबर का आपका क्विज हो जाएगा और 30 नंबर आपके मिड के पहले हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों की ग्रेडिंग होगी, ठीक है। ठीक है। ओके फिर स्टूडेंट्स, मैं सेशन क्लोज ओके कर रहा सर, हूँ। ओके अल्लाह सर, हाफिज। ओके। कल इकोनॉमी का फाइनल क्विज है। हाँ जी, और करना क्या, टॉपिक कौन से हैं? कह तो रहे हैं कि जो असाइनमेंट्स हुई थी वही है। मेरे ख्याल में वही है। असाइनमेंट्स वाला नहीं है भाई, असाइनमेंट्स वाला नहीं है, अभी सर ने लिखवाए हैं। कौन? क्या सारे हैं? और नहीं नहीं, सर मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इकोनॉमी की। मेरी जान ये टेक्निकल मूड में कौन है? नवीद है। आपके बड़े भाई। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, नवीद भाई कैसे हैं आप? हेलो नवीद भाई कैसे अस्सलाम हैं? वालेकुम। यार तहसीन, मियां साहब किधर है? मियां साहब तहसीन भाई आपका नंबर बन जा रहा है। तो कौन सा नंबर मियाँ तो है नहीं क्लास में। लाला आपका नंबर बन जा रहा है। कौन सा ट्राई कर रहे हैं? कौन सा? और 0315 वाला। हाँ वो बंद हो गया है, मैंने इसमें सिम चेंज की थी। यार अभी मैं आपको कॉल कर रहा था कि उस्मान साहब से पूछो यार ये क्या वे चीज? वो ये रिकॉर्ड हो रहा है। अरसलान किधर गया? अरसलान कहता है 1 घंटा बहुत है। वे उसने कौन से छुहारे खाए हुए हैं? बात सुनो, बात सुनो, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है यार। अच्छा, कोई मसला नहीं। लाला ओए यार साहब सर। अब लाले उधर क्या कहते हैं, चलें अब कुछ बातें हजम कर जाते हैं, अब नहीं कहते, ठीक है। इमरान का गान चिल मार रहा है आजकल। नहीं वापस आ गया इतनी जल्दी ऐसे तो नहीं ना होता। भाई, हम आ जाते हैं। रहीम अरकान तो नहीं है? तहसीन भाई। जी जी बोले। हाँ ओए या फिर कॉल पे आओ। तुझे तमीज नहीं है, जिधर रहता है उधर बेइज्जती करता है उस इलाके की। तो वो तू किधर से आ गया लंदन निकलने? मैं सुन रहा था क्या बकवास कर रहा है रीमिया खान के बारे में तू। रहीम अरकान है ही नहीं कमी जगह। आ सही आ, इधर तुझे तंदूर में डालें फिर तुझे अकल आए। नहीं नहीं, नहीं आने दिया। रीमिया खान आजकल चिल है, बारिश पड़ रही है वीआईपी। शुक्र करो बारिश हो रही है। अरे लंदे, ओए हमजा तू चुप कर जाए, हाँ हर हाँ मामले में बोलना जरूरी हाँ होता बोले। है। मियां किधर है? ओ मियाँ मियां किधर है? मियां वो गंदे काम कर रहा है। ओए भाई, बैठने का क्या करना? किसका? इस्लामिक क्यों है? डॉक्टर साहब का, डॉक्टर इब्राहिम लशारी साहब का। हाँ वो मुझे ना शाम को कॉल करी तो तकरीबन टाइम होगा कुछ 8-8 साढ़े 8 बजे। यार वैसे नाजिल होता है। हाँ यार तैयब, जी जी सर से भाईजान। बात की, सर से बात की है, वो कह रहे हैं 4 स्लाइड्स हैं, 4 कौन की कौन पढ़ सी लो और हैं। कौन कौन सी 4?
4 पड़ी है मेरे पास, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ अभी। हाँ ग्रुप में शेयर कर दे, और वो जो है ना ग्रुप में ही होगा जो है, और उसके बाद लाले शाम को बताऊंगा तुझे मैं, शाम को मैसेज कर ली। ओके। हाँ स्लाइडें भेज दी मैं तो ग्रुप में याद से। अच्छा इंशाल्लाह। भाई भी है। अच्छा शाम क्या काम था? सर की रिकॉर्डिंग खत्म हो गया भाई, अभी नहीं हो रही। हो रही है रिकॉर्डिंग बच्चे? नहीं खत्म हो गई है। नहीं खत्म हुई। सर लीव कर गए हैं, रिकॉर्डिंग ऐसे हो जा रही है हवा में। सर लीव कर गए हैं और बाद में ये सेशन जो है ना जाके सुनी, और उसके बाद अगर रिकॉर्डिंग ना हो फिर कहीं मुझे। तो फिर क्या, हमने कौन सा कोई बुरी बात की है? नहीं हम इलीगल थोड़ी जा रहे हैं। हाँ चलो टाटा बाय बाय, सोने का टाइम हो गया। गुड बाय, ज्यादा बाय। तो शाम क्या काम था? और अभी वासिफ बैठा है, जिशान और तहसीन। चलो निकलो। चलो जी, बॉर्न टू रोम।